हेलो गाइस, वेलकम बैक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लास्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? हमने प्रेफरेंस शेयर स्टार्ट किया था। ठीक है, आई होप जिन्होंने उतनी डिटेलिंग में नहीं पढ़ा था एग्जीक्यूटिव में वोटिंग पावर के बारे में, ये तो थोड़ा आपने अभी एटलीस्ट मेहनत कर लो। ठीक है, बाद में तो टाइम मिलने नहीं वाला। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर कर लो। ठीक है, कहीं भी कोई भी आपको हो सकता है कोई बेसिक ना पता हो, एग्जीक्यूटिव लेवल का ही है सब, बट हो सकता है आपको उतने डेप्थ में न पता हो, तो आप डाउट सॉल्विंग में कवर कर लेना। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, तो अच्छे से लेकिन कवर कर लो। ठीक है, ये लास्ट मौका है आपके पास, इसके बाद आप सीधे कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे। ठीक है, तो वोटिंग पावर, वोटिंग राइट्स, ठीक है, कंपैरेटिवली स्पेशल राइट्स, ठीक है, सब अच्छे से पढ़ लो, समझ लो। और हमने फिर टाइप्स ऑफ इशू स्टार्ट किया था। ठीक है, टाइप्स ऑफ इशू मैंने बताया था कि ये आईसीडीआर के बारे में है। ये सारे इश्यूज आप बहुत डिटेल में आईसीडीआर चैप्टर में पढ़ोगे, और उसमें हम बहुत डिटेल में पूरे प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स पढ़ेंगे। और इस बार उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन भी आपको क्लब करके ही दिया है, तो एक एक इशू में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व है वो भी हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमने ये सब पढ़ा था। ठीक है, पब्लिक ऑफर है, पहला पहला पब्लिक ऑफर आप कर रहे हो, और उसी के साथ आपको लिस्टिंग करानी पड़ती है। ठीक है, तो आईपीओ आप करोगे और तुरंत आपको वन और मोर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करना होता है। फिर एक बार आप पब्लिक ऑफर कर चुके हो, आप फिर से पब्लिक ऑफर कर सकते हो, बट उसको आप क्या कहोगे? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर, एफपीओ आप कहोगे। फिर एग्जिस्टिंग इक्विटी वालों को, एग्जिस्टिंग को आप दे रहे हो तो राइट इशू कहेंगे। फिर फ्री में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक सर्टन रेशियो में आप फ्री में शेयर्स अलॉट कर रहे हो तो उसको आप कहोगे बोनस इशू। सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस को आप अलॉट कर रहे हो तो उसको आप कहोगे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। और सिर्फ एक इन्वेस्टर कैटेगरी विच इज क्यूआईबी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को अगर आप सिर्फ अलॉट करना चाहते हो तो उस टाइप के इशू को कहेंगे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये सारे हमने, ठीक है, पढ़ लिए थे, बहुत डिटेल में आगे हम पढ़ने वाले। चलो अब आते हैं डेट मार्केट। ठीक है, इक्विटी हो गया, प्रेफरेंस हो गया, अब आते हैं डेट पे। डेट में बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ठीक है, सब सारी चीजें आएंगी। चलो लेट स्टार्ट। अब ये कुछ चीजें रिपीट हैं, मतलब हमने ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन मतलब स्टार्टिंग में भी पढ़ी थी, कुछ पॉइंट्स इन्होंने फिर से दिए हैं, कोई बात नहीं, फिर से पढ़ लेंगे। आ जाओ, तो डेट मार्केट। ठीक है, डेट मार्केट देखो बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि डेट सब लेते हैं। ठीक है, डेट के बिना बहुत कम लोग हैं जो पूरा बिजनेस डेट के बिना कर लेंगे। ठीक है, आई थिंक एक मैं आपको बता भी देता हूं। ठीक है, कि कुछ कंपनीज हैं रियल लाइफ में जो जीरो डेट कंपनीज हैं। ठीक है, बहुत अनहर्ड चीजें हैं ये कि जीरो डेट कंपनी भी हो सकती है। तो यस, देर आर फ्यू जीरो डेट कंपनीज। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये हैं कुछ डेट फ्री कंपनीज। ठीक है, जिन्होंने डेट ली नहीं है, पूरा पैसा इक्विटी के थ्रू ये इन्होंने लिया हुआ है। ठीक है, तो आपका टीसीएस, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, माइंड ट्री, ग्लैंड फार्मा, एलएनटी, इन्फोटेक, ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईआरसीटीसी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये सारे ऐसे कंपनीज हैं जो डेट फ्री हैं। ठीक है, मतलब हम पढ़ते हैं ना एफएम में, बहुत बड़ा फाइनेंस में ये चलता ही है डिस्कशन कि डेट लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, डेट के बिना बिजनेस कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं तो अगर वो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर हो सकता है क्या, तो ऑल डिबेट जो होता है। ठीक है, तो हम यही ढूंढते हैं कि यार है क्या कोई ऐसी कंपनी जिन्होंने डेट लिया ही नहीं है। तो हैं अच्छे खासे बड़े बड़े कंपनीज हैं जिन्होंने डेट नहीं लिया है, जीरो डेट, डेट फ्री कंपनीज में वो काउंट होती हैं। ठीक है, अब ये इन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? इन्होंने क्या ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का कंसेप्ट नहीं पढ़ा क्या? इनके सीएफओ ने पढ़ा होगा ना, ऑब्वियसली इनको भी पता ही है डेट अच्छी होती है, लेकिन इन्होंने अपना एक रास्ता चुना है कि नहीं, मुझे डेट नहीं लेना है, डेट के बिना भी मेरे पास खुद का बहुत पैसा है और मैं अपने बिजनेस से ही पैसा कर सकता हूं और मुझे रिस्क नहीं लेना है। बाहर का पैसा रिस्क है, बरोबर। अगर आपका डेट नहीं है मतलब क्या हुआ? स्टेबिलिटी बहुत होती है, मतलब कितने भी अब अप्स एंड डाउन्स हो जाए, लिक्विडेशन का कोई चांस नहीं है, क्योंकि बाहर का पैसा ही नहीं है। कोई भी एसेट पे इनका चार्ज क्रिएटेड नहीं होगा। सोच के देखो, बेनिफिट भी तो है ना
इनके एसेट सारे रिस्क फ्री हैं, किसी पे कोई चार्ज नहीं है। कल चल के इनका अगर फ्लक्चुएशंस के वजह से, डिमांड सप्लाई गैप के वजह से अगर इनका प्रॉफिट कम भी हो गया, काफी कम भी हो गया, स्टिल इनका डिफॉल्ट नहीं होगा। समझ रहे हो? डेट वाला जो एक प्रेशर होता है ना, वो इनके ऊपर है ही नहीं, इनको कोई फिक्स पेमेंट नहीं करना है। समझ रहे हो? तो एक अलग पावर है। ठीक है, तो कुछ कंपनीज के नाम आप नोट कर लो। ठीक है, तो कुछ डेट फ्री कंपनीज भी हैं रियल लाइफ में। ठीक है, टीसीएस, इन्फोसिस, एल&टी इन्फोटेक, एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईआरसीटीसी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, माइंडट्री। ठीक है, ऐसे कुछ नाम आप नोट डाउन कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बट इन जनरल हम देखते हैं, ये तो बहुत ही फ्यू कंपनीज हो गई ना, मतलब मैक्सिमम कंपनीज ऐसी हैं जो डेट लेती हैं, और डेट लेना कोई बुरी बात रियल लाइफ में नहीं माना जाता। डेट एक बहुत ही नेचुरल सोर्स है जहां से आप पैसा उठाते हो। ठीक है, बट कोई भी चीज हद से ज्यादा आप करते हो, जरूरत से ज्यादा वो चीज आप करते हो, तो वो बरोबर वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो डेट भी वैसा ही है, एक लिमिट तक आप लोगे, बहुत अच्छा है, उसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आपको मिलेगा और बहुत ज्यादा बिजनेस का रिस्क भी नहीं बढ़ेगा। बट अगर आप ओवरडोज ले लोगे, बहुत ज्यादा डेट ले लोगे, तो फिर आप उसको हो सकता है हैंडल न कर पाओ। ठीक है, तो डेट कैसे रेज होती है, डेट के क्या क्या एवेन्यूज हैं, ठीक है, ये सब हमको पढ़ना है। आ जाओ। और करंटली डेट मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है, जो हमने पढ़ा था ना कि दो सेगमेंट्स हैं डेट मार्केट में, एक है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट और एक है कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट ऐसे दो सेगमेंट्स हैं, और सबसे ज्यादा वॉल्यूम, सबसे ज्यादा वैल्यूएशन या सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सिक्योरिटी या सबसे ज्यादा अमाउंट जिसने रेज किया है वो है गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट डोमिनेटेड डेट मार्केट आज की डेट में है। कॉर्पोरेट वाले उतना पैसा रेज नहीं कर रहे हैं डेट से, मार्केट से। ठीक है, चलो ध्यान दो। डेट मार्केट्स आर मार्केट फॉर इशुएंस, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स एंड फीचर्स ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। ठीक है, डेट मोस्टली क्या होता है, फिक्स इनकम सिक्योरिटी में आता है। फिक्स इनकम सिक्योरिटी मतलब जिसपे आप एक फिक्स रिटर्न देते हो, डिबेंचर्स। ठीक है, नॉर्मली फिक्स इंटरेस्ट उस पर मिलता है, तो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज माना जाता है। ये नाम किसके लिए है, ये इन्वेस्टर्स के लिए नाम है। इन्वेस्टर्स इसको एक फिक्स इनकम सिक्योरिटी की तरह देखते हैं। ठीक है, फिक्स इनकम सिक्योरिटी कैन बी इशूड बाय एनी लीगल एंटिटी लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक बॉडीज, ठीक है, लोकल बॉडीज, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, ठीक है, बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेट बॉडीज। ठीक है, कोई भी लीगल एंटिटी पैसा रेज कर सकती है फिक्स इनकम यानी डेट सिक्योरिटी रेज करके। फिर जो अपन ने पढ़ा हुआ है, डेट मार्केट इन इंडिया कंप्राइजेस of two segments. One is government securities market consisting of central state government, zero coupon bonds, floating rate bonds. ठीक है, floating rate bonds भी होते हैं जिसका रेट मार्केट के हिसाब से अपडेट होता है, फ्लोटिंग रेट। ठीक है, मतलब करंट मार्केट जो भी रेट होगा वही आपकी सिक्योरिटी का रेट अपडेट किया जाएगा एट अ फ्रीक्वेंसी, रोज नहीं, एक फ्रीक्वेंसी में, 3-3 महीने में, 6-6 महीने में वो रेट मार्केट रेट से मैच किया जाएगा और आपका रेट चेंज होते रहेगा। तो वो होता है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स या फ्लोटिंग रेट नोट्स। ठीक है, फिर है ट्रेजरी बिल, जो सबसे बेसिक इंस्ट्रूमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए फंड्स रेज करने के लिए, ट्रेजरी बिल। एंड फिर है कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज मार्केट कंसिस्टिंग ऑफ फाइनेंशियल बॉन्ड, पीएसयू बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो दो सेगमेंट्स हैं, हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। तो मेजर पार्ट क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही मेजर पार्ट है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर द मेजर पार्ट ऑफ मार्केट इन टर्म्स ऑफ आउटस्टैंडिंग इश्यूज, मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम। फिर इसमें हर मार्केट में एक सॉफ्टवेयर होता है, बराबर, एक सिस्टम होता है, ऑनलाइन एक सिस्टम है। आज हर मार्केट में सब ट्रेडिंग जो होती है वो ऑनलाइन होती है, इलेक्ट्रॉनिक वे में होती है। आप सेकेंडरी मार्केट कह लो, ठीक है, इक्विटी का सेकेंडरी मार्केट कह लो, बीएससी एनएससी जो आप पढ़ते हो उसमें भी सब ऑनलाइन है। सॉफ्टवेयर का पूरा सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर में सारे कोटेशंस होते हैं, वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर मैच करता है। ठीक है, वैसे ही डेट मार्केट में होता है, डेट मार्केट में भी पूरा ऑनलाइन सिस्टम है जिसका नाम है नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम। ठीक है, ये एक सिस्टम का नाम है, एक सॉफ्टवेयर का नाम है जिसके थ्रू सारे ट्रेड्स कैरी आउट होते हैं। ट्रेडिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस इज करंटली थ्रू एनडीएस, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, यूजिंग मेंबर्स ऑफ बीएससी एनएससी। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स हैं, and these trades are required to be reported to the exchange. The bulk of the corporate bonds being privately placed, बराबर, corporate bonds इशू होते हैं लेकिन वो प्राइवेटली इशू होते हैं, तो पहले उसको
वॉलेंट्रीली लिस्ट नहीं कराया जाता था, बट आजकल लिस्टिंग को बहुत पॉजिटिवली देखा जाता है। लिस्टिंग से बहुत जो बेनिफिट्स होते हैं वो लोगों को आज रियलाइज हो रहे हैं, और वॉलेंट्री भी लोग काफी ज्यादा लिस्टिंग करा रहे हैं इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स प्राइवेटली प्लेस होते हैं, वेयर हाउएवर नॉट लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, एंड ट्रेंड इज changing now. Most of the debt securities which are privately placed are now listed either on both of the exchanges or on one of the exchange. ठीक है, लिस्टिंग से जो एक ब्रांडिंग होती है, लिस्टिंग से एक जो पब्लिक की आंखों में आप आ जाते हो, और लिस्टिंग से एक जो एक स्टेटस मिल जाता है, उसका बहुत ज़्यादा फायदा आप ले सकते हो पैसा रेस करने में, और उसको लोग अभी टैप करते हैं। ठीक है, भले आप लीगली रिक्वायर्ड नहीं हो, प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में 1 to 1 अगर आप सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस से पैसा रेस कर रहे हो तो वो सिक्योरिटीज को लिस्ट कराना मैंडेटरी नहीं होता है, बट लोग कर रहे हैं। ठीक है, लिस्टिंग को फेवरेबली देखा जा रहा है। फिर डिपॉजिटरी सिस्टम है। ठीक है, सब ऑनलाइन है, इलेक्ट्रॉनिक वे में होता है, तो जो भी सिक्योरिटीज हैं वो डीमैट फॉर्म में ही इशू की जाती हैं। तो इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज हैं, आपने सुना ही होगा, NSDL एंड CDSL। ठीक है, तो सारे सिक्योरिटीज वही होल्ड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और जो भी उनके बेनिफिशियल ओनर्स हैं उनका बेनिफिशियल ओनर का रजिस्टर ये 2 डिपॉजिटरीज मेंटेन करती हैं। ठीक है, आई होप आपको कंपनी लॉ में आपने पढ़ाई है कि जब भी डीमैट सिस्टम होता है, डिपॉजिटरी सिस्टम होता है, तो क्या होता है, कंपनी के बुक्स में किसका नाम होता है, कंपनी के बुक्स में डिपॉजिटरी का नाम होता है। ठीक है, जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है, बराबर, रजिस्टर्ड ओनर मतलब कौन होता है, डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी का नाम होता है वो रजिस्टर्ड ओनर होता है, और कंपनी के बुक्स में इसलिए डिपॉजिटरी का नाम आता है, और जो अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर है उसका रजिस्टर इसीलिए डिपॉजिटरी को मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, तो कंपनी के बुक्स में शेयर होल्डर्स का नाम नहीं आता है, डिपॉजिटरी के बुक्स में उसका नाम आता है। ठीक है, बेनिफिशियल ओनर रजिस्टर, ठीक है, वो मेंटेन करना पड़ता है डिपॉजिटरी को, और उससे पता चलता है कि शेयर होल्डर कौन है। ठीक है, तो ये आपको पैटर्न पता ही होगा। ठीक है, रजिस्टर्ड ओनर डिपॉजिटरी है, स्टिल उसको कोई राइट्स नहीं मिलते हैं, सारे राइट्स जो एक्साइज होते हैं वो बेनिफिशियल ओनर ही सारे राइट्स एक्साइज करता है। मीटिंग्स में वो जाएगा, वोटिंग करके आएगा, उसको सारे नोटिस मिलेंगे, डिविडेंड भी उसको मिलेगा, शेयर ट्रांसफर करने का भी राइट उसको मिलेगा, राइट इशू हुआ तो राइट इशू में पार्टिसिपेट करने का भी राइट उसी को मिलेगा। तो रजिस्टर्ड ओनर से वो नाम के लिए, वो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए वैसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, बाकी सारे डिसीजन मेकिंग और जो रियल ओनर है वो बेनिफिशियल ओनर ही माना जाता है, जो डिपॉजिटरी के पास उसका रजिस्टर होता है। ठीक है, तो वो दिया है, 2 डिपॉजिटरीज NSDL एंड CDSL मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म, तो बेनिफिशियल ओनर उसको कहा जाता है। ठीक है, रिकॉर्ड्स ऑफ होल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की होल्डिंग का रिकॉर्ड जो है वो RBI रखती है। ठीक है, रिकॉर्ड्स ऑफ होल्डिंग्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉर होलसेल डीलर्स लाइक बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर मेंटेन्ड बाय RBI। ठीक है, तो यहां RBI का भी बहुत बड़ा रोल है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के केस में। ठीक है, तो NDS क्या है भाई, NDS इज अ इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, मतलब एक सॉफ्टवेयर हुआ ना भाई, प्लेटफॉर्म क्या होता है भाई, सॉफ्टवेयर या वेबसाइट होती है। ठीक है, फॉर फैसिलिटेटिंग डीलिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो 1 ईयर से कम की मेच्योरिटी रखते हैं, शॉर्ट टर्म जहां इंस्ट्रूमेंट्स इशू होते हैं, ट्रेड होते हैं, वो होता है मनी मार्केट। ठीक है, लेस देन 1 ईयर वाले। NDS facilitated electronic submission of bids or applications by members for primary issuance of government securities by RBI through auction and flotation। ठीक है, ऑक्शन के थ्रू पैसा रेज होता है, ये सिक्योरिटीज इशू होती हैं। इट विल प्रोवाइड एन इंटरफेस टू द सेटलमेंट सिक्योरिटी सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, तो पूरा मतलब एक सॉफ्टवेयर है जहां आप फंड्स भी रेज कर सकते हो, इशू भी, IPO वगैरह इशू आप ला सकते हो, फंड्स मोबिलाइज कर सकते हो, और फिर आप लिस्टिंग और ट्रेडिंग भी उसमें आगे चल के कर सकते हो। ठीक है, तो एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर की तरह है, जैसे आपने सुना होगा कि BSC का आई थिंक सॉफ्टवेयर होता है बोल्ट, तो सॉफ्टवेयर हर जगह है, BSC के पास भी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है, तो वो है बोल्ट, बॉम्बे ऑनलाइन, कुछ तो ऐसा फुल फॉर्म है, बॉम्बे ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम, ऐसा कुछ नाम है। NSC का आई थिंक है NEAT,
ठीक है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर है, वैसे डेट मार्केट में एनडीएस चलता है, ठीक है। चलो बढ़े आगे। तो ये था डेट मार्केट का इंट्रोडक्शन। अब आते हैं डेट मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहला आता है डिबेंचर्स, ठीक है। डिबेंचर्स आप बचपन से पढ़ रहे हो, तो सब पूरा बचपन ही है, रिवीजन की तरह आप इसको लेना है। एक आध 2 पॉइंट 3 पॉइंट कुछ एक्स्ट्रा मिल गए, नए मिल गए जो आपको शायद नहीं पता होंगे या भूल गए थे, तो बस उतना थोड़ा बहुत 2-4 पॉइंट्स ही एक्स्ट्रा होंगे, बाकी पूरा सब बचपन है, ठीक है। फटाफट पढ़ते हैं, चलो। डिबेंचर्स, अ वाइब्रेंट कैपिटल मार्केट, बोथ इक्विटी एंड बॉन्ड मार्केट या डेट मार्केट, हैज टू प्ले increasingly pivotal role to facilitate the fund mobilization for sustaining India's projected economic growth momentum, ठीक है। हर मार्केट में आपको पता ही है 2 सेगमेंट्स होते हैं, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। आप इक्विटी मार्केट ले लो या डेट या बॉन्ड मार्केट जिसको कहते हैं उसको ले लो। दोनों में प्राइमरी मार्केट्स होते हैं, दोनों में सेकेंडरी मार्केट्स होते हैं। तो जब भी हम फंड मोबिलाइजेशन की बात करेंगे हम प्राइमरी मार्केट की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बॉन्ड मार्केट में भी क्या होगा, प्राइमरी मार्केट होगा, उसमें भी नए इश्यूज होंगे। मतलब कॉर्पोरेट जो हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, जिनको प्रोडक्शन या कुछ बिजनेस के लिए पैसे चाहिए, वो बॉन्ड मार्केट में आके पैसा रेस कर रहे हैं। तो इससे भी क्या होता है, ये भी तो पैसा ही है, ये भी कैपिटल एम्प्लॉयड में ही आता है। इससे भी आप एसेट्स खरीदते हो, इससे भी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, इससे भी जीडीपी बढ़ता है। पैसा इक्विटी का हो या डेट का हो, क्या फर्क पड़ता है। बिजनेस के लिए तो मतलब पैसा पैसा है ना, वो तो आप प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हो। तो हर चीज का कनेक्शन ग्रोथ, मोमेंटम, जीडीपी इससे आएगा, ठीक है। डिबेंचर बीइंग एन अट्रैक्टिव सोर्स ऑफ फंडिंग इज अ लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट issued by corporates and government to secure the fresh funds of capital. Coupon or interest rates are offered as compensation to the lender. Company issues non-convertible debentures to attract lenders and investors as they come with the higher interest rate. ठीक है। अगर मैं दो को कंपेयर करूं, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल डेट और नॉन कन्वर्टेबल डेट, तो नॉन कन्वर्टेबल डेट में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा और कन्वर्टेबल डेट में लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, सोचो, पढ़ा है आपने। तो कन्वर्टेबल डेट क्या होती है, जिसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है, एक राइट मिलता है कि आप उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। अब अगर कोई चीज इक्विटी में कन्वर्टेबल है तो वो भी तो एक पार्ट है ना बेनिफिट का जो आप दे रहे हो। तो जब आप दो बेनिफिट दे रहे हो तो इंटरेस्ट रेट आप घटाओगे ना, इंटरेस्ट रेट भी हाई दूंगा और इक्विटी में कन्वर्ट करने का भी राइट दूंगा, ऐसे थोड़ी होता है। फिर इश्यूअर का फायदा क्या होगा, सोच के देखो ना, इश्यूअर पागल है क्या, इश्यूअर पागल है क्या, नहीं ना। अगर वो आपको इक्विटी में ज्यादा कमाने का मौका दे रहा है, इक्विटी हमेशा अट्रैक्टिव होता है क्योंकि इसका वैल्यूएशन बढ़ता है, आए ख्याल में, तो उसमें एक ग्रोथ का एक हमेशा पोटेंशियल होता है जो डेट में नहीं होता। तो इश्यूअर कन्वर्टेबल डेट इशू ही इसलिए करता है ताकि वो इक्विटी की आपको लालच दे पाए, इक्विटी का एक ग्रोथ पोटेंशियल दे पाए और उसी बहाने वो डेट का जो इंटरेस्ट रेट है वो घटा देता है, तभी वो बैलेंस होता है इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है। तो अगर आप प्लेन कंपैरिजन करोगे इंटरेस्ट रेट का, हम टोटल रिटर्न की बात नहीं कर रहे, क्योंकि कन्वर्टेबल डेट में तो इक्विटी का भी एक एलिमेंट होता है ना, जो यहां हम कंपैरिजन में नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ इंटरेस्ट रेट्स का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जब आप इंटरेस्ट रेट को कंपेयर करोगे तो हमेशा नॉन कन्वर्टेबल डेट, जिसमें और कोई रिटर्न है ही नहीं और कोई आपको लालच नहीं दिया गया है, तो ऑब्वियसली पूरी जो रिटर्न है वो इंटरेस्ट फॉर्म में दी जा रही है, तो वो कंपैरेटिवली ज्यादा देना पड़ेगा। क्लियर है। तो यहां कंपैरेटिवली हाई इंटरेस्ट रेट आपको ऑफर करना पड़ेगा और कन्वर्टेबल डेट में आप लो ऑफर करोगे तो भी चल जाएगा, तो भी वो इशू सब्सक्राइब हो जाएगा क्योंकि उसमें इक्विटी का लालच दिया गया है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाई इंटरेस्ट रेट्स होते हैं एज कंपेयर टू कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इंटरेस्ट रेट। Keeping in view the larger complementary role that the corporate bonds have to play alongside the bank credit, ठीक है। डेट मतलब डेट में बहुत सारी चीजें आती हैं, डिबेंचर्स भी आते हैं, बॉन्ड्स भी आते हैं और बैंक के लोन्स वगैरह भी आते हैं। पूरा बैंकिंग का पूरा जो सिस्टम है वो भी तो डेट में ही आता है ना। और सबसे नेचुरल, सबसे बेसिक, सबसे पहली चीज कोई भी कॉर्पोरेट क्या करेगा, बैंक लोन, क्योंकि वो ज्यादा कन्वीनियंट है, ज्यादा आसान है, क्योंकि मार्केट से फंड्स मोबिलाइज करने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है, फ्लोटेशन कॉस्ट भी अच्छा खासा होता है। एज कंपेयर टू दैट बैंक लोन जल्दी सैंक्शन हो जाता है, डॉक्यूमेंटेशन कम होता है, कॉम्प्लायंसेस कम होते हैं और खर्चा भी कम लगता है, ठीक है। तो हमेशा बैंक लोन ज्यादा मतलब लोग प्रेफर करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट जो रेज होता है डेट में
वो बैंक लोन से ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, ठीक है। तो बैंक क्रेडिट मेन होता है और बॉन्ड्स और डिबेंचर्स एक कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले करते हैं, ठीक है। मतलब जहां बैंक पहुंच नहीं पा रही है, जो लोग बैंक से लोन नहीं ले पा रहे हैं या ऑलरेडी बहुत ले चुके हैं, उनके पास क्या रास्ता है, तो वो लोग डिबेंचर्स, बॉन्ड्स या अदर सिक्योरिटीज टैप करते हैं, ठीक है। For financing the economic activities and promoting the ease of doing business in India, several policy measures have been taken by the government and regulators to develop a vibrant corporate debt market, bond market, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ोगे धीरे धीरे, रेगुलेशंस में आपको दिखेगा, रेगुलेशंस में आपको दिखेगा कि कैसे एज ऑफ डूइंग बिजनेस किया गया है, कैसे कैसे प्रोसीजर्स को रिलैक्स किया गया है। तो ये सब आपको धीरे धीरे अलग अलग एग्जाम्पल से ही ख्याल में आ जाएगा। तो मतलब कैसा होता है ना, बॉन्ड मार्केट का प्रॉब्लम यह है कि यहां पे इशुअर्स कम है, इशुअर्स कम है, ठीक है। मतलब जो लोग पैसा मांगने आ रहे हैं वो काफी कम लोग आते हैं, तो डोमिनेशन हो जाता है उनका, नंबर ऑफ जो ऑफर जो देने आए हैं इशू का, वो बहुत सिलेक्टेड लोग आते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है कि इसमें रिटेल वाले ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये डेट जो होता है ना, एक होलसेल मार्केट होता है। होलसेल मार्केट मतलब बल्क में बड़ा अमाउंट जो इन्वेस्ट करना चाहता है, बड़ा अमाउंट जो सब्सक्राइब करना चाहता है, वो लोग ज्यादा आते हैं। तो रिटेल वाले ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, इसीलिए इसमें लिक्विडिटी का बहुत बड़ा इशू होता है। तो इसीलिए उसको वाइब्रेंट, यानी ज्यादा पार्टिसिपेशन हो, ज्यादा इशूअर्स आए, ज्यादा नंबर ऑफ इशूज हो, ज्यादा फंड्स मोबिलाइज हो, वो उसकी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। फिर अब ये बचपन आ जाएगा, ठीक है। डिबेंचर क्या है भाई, सब हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, फटाफट मैं रीड कर देता हूं। डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग अ डेट और एक्नॉलेजिंग इट, एंड एनी डॉक्यूमेंट विच फुलफिल्स ईदर ऑफ द कंडीशंस इज अ डिबेंचर, ठीक है। डिबेंचर के जो ये होते हैं ना कुछ फीचर्स हैं, डिबेंचर अगर है, पैसा रीपेबल है और तब तक आपको एक फिक्स इंटरेस्ट देना है, तो आप उसको डिबेंचर बुला सकते हो। फिर एक कन्वर्टेबल भी हो सकता है, नॉन कन्वर्टेबल भी हो सकता है इनटू इक्विटी एट अ लेटर पॉइंट इन टाइम। फिर एक जो बचपन से आप 12th में डेफिनेशन पढ़ते हो, डिबेंचर इज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेजिंग अ डेट टू द कंपनी, इट कंटेन्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड और एट इंटरवल्स, ठीक है। लमसम भी रिडीमेबल हो सकता है, इंस्टॉलमेंट्स में भी आप रिडीम कर सकते हो, और एट द ऑप्शन ऑफ कंपनी एंड फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट द फिक्स रेट पेबल ईदर हाफ ईयरली और ऑन फिक्स डेट्स, ठीक है। तो ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आजकल सब डीमैट फॉर्म में हो गया है, तो आज कोई जो भी डॉक्यूमेंट है सब ऑनलाइन होता है, और एक डीमैट स्टेटमेंट आपको मिलता है, ठीक है। फिजिकल सर्टिफिकेट टाइप आजकल कुछ होता नहीं है, ठीक है। और ये जो हमारी ऑफिशियल डेफिनेशन है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ कंपनीज एक्ट डिफाइंस अ डिबेंचर विच इंक्लूड्स, ठीक है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, अलग अलग चीजों को इंक्लूड कर दिया गया है। डिबेंचर स्टॉक, ठीक है। डिबेंचर स्टॉक क्या होता है, बंडल शेयर्स या डिबेंचर्स को अगर आप बंडल करते हो तो उसको आप कहते हो स्टॉक, ठीक है। तो सिर्फ स्टॉक कहें तो वो इक्विटी का बंडल होता है, इक्विटी शेयर्स का बंडल को आप नॉर्मली सिर्फ स्टॉक कहते हो। और डिबेंचर्स का अगर आप बंडल बनाओ, एक लॉट बनाओ, तो उसको आप कहते हो डिबेंचर स्टॉक, ठीक है। तो डिबेंचर्स का एक लॉट 100 डिबेंचर्स का या 10 डिबेंचर्स का ट्रेडिंग करने के लिए एक लॉट साइज होता है, तो वो लॉट जब आप बनाते हो ट्रेडिंग पर्पस के लिए, तो उसको कहते हैं डिबेंचर स्टॉक। तो डिबेंचर स्टॉक भी डिबेंचर ही है, बॉन्ड्स को भी डिबेंचर ही कहा गया है कंपनीज एक्ट में। ध्यान देना, कंपनीज एक्ट में बॉन्ड वॉन्ड अलग से नहीं है, कंपनीज एक्ट में एक अम्ब्रेला टर्म यूज की गई है, वो है डिबेंचर। तो भले आप बॉन्ड इशू कर रहे हो, कंपनी लॉ में वो कंप्लायंस के लिए डिबेंचर ही माना जाएगा, ठीक है। ये अम्ब्रेला टर्म है डिबेंचर, आपको पता रहना चाहिए अंडर कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो ध्यान देना, तो बॉन्ड्स आप इशू कर रहे हो पर वो कंपनी लॉ में डिबेंचर्स ही माने जाएंगे, और कंप्लायंस आपको डिबेंचर्स का ही करना होगा। और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी एविडेंसिंग अ डेट whether constituting a charge on the assets or not, ठीक है। सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, चार्ज क्रिएटेड हो ऑन द एसेट्स और नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिक्योर्ड है तो भी डिबेंचर में आएगा, अनसिक्योर्ड है तो भी डिबेंचर में ही वो क्लासिफाई किया जाएगा। तो ये डेफिनेशन है कंपनीज एक्ट की, ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 30। और सेबी में लिस्टेड कंपनीज के लिए एनसीएस रेगुलेशन में डिबेंचर्स या बॉन्ड्स कवर होते हैं, ठीक है। सेबी issue and listing of NCS regulations 2021 provides issuance and or listing of debt security। कौन सी debt security? NCD, non convertible debt। और convertible debt कहां covered है? ICDR, ठीक है, सब आपको पता है। convertible debt है,
तो वो ICDR में आएगी, और NCD है, नॉन कन्वर्टेबल डेट है, तो वो आपका NCS रेगुलेशन में आएगा। क्लियर है? अलग अलग रेगुलेशन है, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज अलग रेगुलेशन में कवर होती है, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज अलग रेगुलेशन में कवर होती है। ठीक है, बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं, बचपन को और जीते हैं। टाइप्स ऑफ डिबेंचर, ठीक है, तो अलग अलग बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है। पहला है सिक्योरिटी, तो सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड है, कैसे पता चलेगा? आपने एसेट्स पे चार्ज क्रिएट किया होगा, फ्लोटिंग चार्ज या फिक्स चार्ज क्रिएट किया होगा। तो अगर कंपनी के एसेट्स पे चार्ज क्रिएट किया गया है तो वो डिबेंचर्स सिक्योर डिबेंचर्स माने जाएंगे, और कंपनी के एसेट्स पे अगर कोई चार्ज नहीं क्रिएट किया गया है तो वो डिबेंचर्स अनसिक्योर डिबेंचर्स माने जाएंगे। फिर है टेनोर के हिसाब से, तो अगर फिक्स टेनोर है, लिमिटेड टेनोर है, तो वो रेडीमेबल माने जाएंगे। और अगर कोई फिक्स टेनोर नहीं है, इररेडीमेबल है, कंपनी जब तक चल रही है तब तक पैसे वापस करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा टाइप का है, तो फिर वो इररेडीमेबल या परपेचुअल डिबेंचर्स माने जाएंगे, जो कि इंडिया में अलाउड नहीं है। कंपनीज एक्ट अलाउड नहीं करता है। प्रेफरेंस शेयर्स के केस में भी इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अलाउड नहीं है। डिबेंचर्स या डेट के केस में भी इररेडीमेबल डिबेंचर्स आप इशू नहीं कर सकते हो, सिर्फ बैंक या NBFC को RBI अलाउ करता है। ठीक है, फिर है मोड्स ऑफ रिडम्पशन। ठीक है, तो कैसे रिडीम करेंगे भाई? तो कन्वर्जन, बराबर, कन्वर्टेबल है तो कन्वर्जन से ही रिडम्पशन हो जाता है। डेट के बदले आप इक्विटी दे दोगे, तो इक्विटी जो दे रहे हैं वो क्या है? वो एक बेसिस, एक तरीका ही है ना रिडम्पशन का। तो अगर आपने इक्विटी शेयर उसको दे दिए तो पैसा थोड़ी मांगेगा फिर से। तो अगर आप इक्विटी दे रहे हो मतलब डेट डिबेंचर्स उससे रिडीम हो रही है। ठीक है, तो एक तरीका है रिडम्पशन करने का। फिर नॉन कन्वर्टेबल है तो भाई आपको कैश में रिडीम करना पड़ेगा। फिर पार्टली कन्वर्टेबल है तो उसको स्प्लिट करना पड़ेगा। जो पार्ट कन्वर्टेबल है उसके लिए इक्विटी शेयर दिए जाएंगे, जो पार्ट नॉन कन्वर्टेबल है उसके लिए नॉर्मल कैश में आपको रिडीम करना पड़ेगा। और फिर है ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जो होल्डर के ऑप्शन पे रहता है। अगर उसने इक्विटी मांगा, मतलब ये क्या है, ये अगर उसने ऑप्शन मांगा तो वो कन्वर्टेबल डेट हो जाएगा, अगर उसने ऑप्शन नहीं मांगा तो वो नॉन कन्वर्टेबल हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली वो उन दोनों में ही क्लासिफाई हो जाएगा। बस वो होल्डर के ऑप्शन पे डिपेंड करता है। जैसे ही होल्डर वो चूज कर लेगा कि उसको क्या करना है, अगर वो कन्वर्ट करना चाहता है तो फिर उसको आप कन्वर्टेबल डिबेंचर की तरह ट्रीट करोगे। अगर वो कन्वर्ट नहीं करना चाहता है, उसको नॉन कन्वर्टेबली कन्वर्ट मतलब कंटिन्यू करना चाहता है, तो वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, और फिर है बेसिस ऑफ नेगोशिएबिलिटी, मतलब ट्रांसफरेबिलिटी। तो ट्रांसफर के हिसाब से होता है, एक है बेरर, एक है रजिस्टर्ड। बेरर मतलब जिसपे किसी का नाम नहीं है, जो बाय हैंड डिलीवरी आप सीधे सीधे ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, बेरर डिबेंचर्स जिसपे किसी का नाम नहीं होता है। और रजिस्टर्ड डिबेंचर्स मतलब जिसका नाम रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स में रजिस्टर्ड है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स आप बाय हैंड डिलीवरी ट्रांसफर नहीं कर सकते, उससे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। आपको एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर करके, जो पूरा प्रोसीजर होता है लॉ का, वो करके आप ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे टाइप्स होते हैं। फटाफट चलो पढ़ते जाते हैं। नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। बोलो सिक्योर्ड में क्या होता है? Secured debentures refers to those debentures where a charge is created on the assets of the company, mostly immovable. तो कौन से टाइप का चार्ज होगा? फिक्स चार्ज, फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट इन केस ऑफ डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट हुआ तो ये लोग क्या करेंगे, जो जो एसेट्स पे आपका चार्ज क्रिएटेड है वो एसेट्स बेचेंगे, और उससे जो पैसा रिकवर होगा वो इन डिबेंचर होल्डर्स को पे किया जाएगा। ठीक है, और हम इसीलिए लॉ में पढ़ते हैं कि डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट होता है। इनको सेफगार्ड करने के लिए लॉ में डिबेंचर ट्रस्टी के भी गाइडलाइंस हैं, जो आप पढ़ोगे, आपके सिलेबस में कहीं ना कहीं आ जाएंगे। तो हम पढ़ेंगे कि एक पर्सन सेपरेटली इसके लिए अपॉइंट होता है, वो सब ध्यान देता है, डिफॉल्ट हुआ है नहीं हुआ है, क्या करना है, चार्ज क्रिएट करवाना है, किसी एसेट्स को बेचना है, ठीक है, सब वो ट्रस्टी कर लेगा। सिक्योर्ड डिबेंचर्स हैव ग्रेटर प्रोटेक्शन। क्या बोलूं मैं, इतनी बेसिक चीजें फाइनल में दी हैं, हंसी आ रही है। ठीक है, सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर्स हैव ग्रेटर प्रोटेक्शन। Holders of secured debentures remain convinced about the payment of interest and payment of principal in case of redemption. ठीक है, तुमको टेंशन नहीं है, कंपनी ने डिफॉल्ट कर भी दिया तो हमारे पास सेपरेट एसेट्स पड़े हैं जिनको बेच के हम पैसा वसूल कर सकते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। फिर है अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, ठीक है, जिसमें कोई चार्ज क्रिएटेड नहीं है, इसलिए इसको नेकेड डिबेंचर्स भी कहते हैं। ठीक है, अजीब व गरीब नाम दिया है। ठीक है, तो मतलब कोई प्रोटेक्शन नहीं है।
These debentures are also known as naked debentures. These debentures are not secured by way of charge on the assets of the company. तो इसका क्या मतलब है, अब अगर मेरा डिबेंचर अनसिक्योर्ड है और कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया तो अब फिर क्या होगा, मतलब मुझे मेरा पैसा मिलेगा ही नहीं। कैसे होगा, क्या प्रोसीजर होगा बताओ, लॉ में पढ़ाई होगा, बोलो क्या होता है, क्या होता है। तो लॉ में आपने पढ़ा है कि लिक्विडेशन होता है और लिक्विडेशन में एक फिक्स्ड प्रोसीजर होता है कि कैसे पैसा वापस किया जाएगा, अलग अलग जिनको भी पैसा आपको वापस करना है। तो सबसे पहले आपने देखा ही है कि सिक्योर्ड वालों को पैसा देते हैं, ठीक है, वो बाकी स्टैट्यूटरी चार्जेस, लिक्विडेशन चार्जेस, वो सब की मैं बात नहीं कर रहा, वो तो सब सीक्वेंस आपको पता ही है। नॉर्मली जो बैलेंस शीट में जो भी चीजें दिख रही हैं उसमें सिक्योर्ड डिबेंचर्स को सबसे पहले पैसा मिलता है, जो भी एसेट पे चार्ज है वो एसेट बेच के पहले सिक्योर्ड वालों को दे दिया जाता है। उसके बाद नंबर लगता है फ्लोटिंग चार्ज वालों का, ठीक है, फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज, फिर उसमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आप पढ़ते हो। लॉ ने कुछ लोगों को सीक्वेंस में नंबर पहले दिया है, जैसे गवर्नमेंट के ड्यूज हैं, एम्प्लॉयज के ड्यूज हैं, कुछ कुछ ड्यूज को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया गया है और उनको पैसे पहले मिलते हैं, ठीक है। तो फिर फ्लोटिंग चार्ज आएगा उसके बाद, और फिर आपका फिर नंबर लगता है अनसिक्योर्ड का, ठीक है। तो डिबेंचर्स जो अनसिक्योर्ड है तो उनका नंबर बस थोड़ा सा पीछे हो जाता है, ऐसा नहीं कि उनको पैसा मिलेगा ही नहीं, उनका नंबर थोड़ा बाद में लगेगा, और जितना नंबर आपका बाद में लगता है उतना पैसे डूबने का चांसेस बढ़ते जाता है, क्योंकि पैसा अगर बांटते बांटते खत्म हो गया तो बस फिर जो भी बचे हुए हैं लोग हैं जो लाइन में लगे होते हैं उनको कुछ भी पैसा नहीं मिलता, तो रिस्क बढ़ते जाता है। जितना आप अनसिक्योर्ड हो और लाइन में जितना नंबर आपका बाद में लगता है उतना आपका रिस्क ज्यादा है, उतना ज्यादा पैसा आपका डूब सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट रेट पेबल ऑन अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स इज जनरली हायर। सेम लॉजिक जो हमने पढ़ा कि सिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं तो वो सिक्योर्ड है ना, इन्वेस्टर का रिस्क उसमें कम है, इसीलिए उसमें जो इंटरेस्ट है वो कम रहता है कंपैरेटिवली टू द अनसिक्योर्ड। और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स है तो उसका हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि इन्वेस्टर का रिस्क ज्यादा है, इन्वेस्टर का रिस्क ज्यादा है तो इन्वेस्टर ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिमांड करेगा और इसीलिए कंपनी को भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा एज कंपेयर टू सिक्योर्ड, ठीक है। सिर्फ हम सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड को कंपेयर कर रहे हैं, तो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड में अगर आप देखोगे तो हमेशा अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स का ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और सिक्योर्ड डिबेंचर्स का कंपैरेटिवली कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट पेबल ऑन अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स जनरली हायर देन विच इज पेबल ऑन द सिक्योर्ड डिबेंचर्स, बट द रिस्क इज कंपैरेटिवली हाई टू, इसीलिए रिस्क ज्यादा रहता है ना, इसीलिए इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है क्योंकि इन्वेस्टर का रिस्क भी ज्यादा है, ठीक है। क्लियर है क्या? तो सिक्योरिटी के हिसाब से क्या है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। फिर है टेनोर, रेडीमेबल इररेडीमेबल, इररेडीमेबल तो आप इशू कर ही नहीं सकते, तो रेडीमेबल, ठीक है। रेडीमेबल डिबेंचर्स आर दोस व्हिच आर पेबल ऑन द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड, मैक्सिमम पीरियड इज 10 years फ्रॉम फॉर सिक्योर्ड डिबेंचर्स, ठीक है, ईदर इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। डिबेंचर्स कैन बी रिडीम एट पार और एट प्रीमियम, ठीक है। तो सब बेसिक है, ठीक है। लॉ खैर डिस्काउंट पे रिडम्पशन मना नहीं करता है, पर रियल लाइफ में मैंने आपको बताया है कि ऐसा डिबेंचर जो डिस्काउंट पे रिडीम होगा, ऐसे डिबेंचर्स लोग सब्सक्राइब करेंगे क्यों? सोच के देखो ना, कंपनी का तो उसमें फायदा है लेकिन इन्वेस्टर का फायदा ही नहीं है ना। कंपनी ऑफर कर सकती है, अरे पर इन्वेस्टर पैसा भी तो लगाए ना, तो अगर आपका डिबेंचर डिस्काउंट पे रिडीमेबल है तो ऐसे डिबेंचर सब्सक्राइब भी नहीं हो पाते, ठीक है, इसलिए वो रियल लाइफ में इशू भी नहीं होते, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, रियल लाइफ में डिबेंचर्स पार या प्रीमियम पे रिडीम हो सकते हैं, ठीक है। ये 10 years कहीं लिख दो, सिक्योर्ड के लिए रहता है नॉर्मली। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूं, रुक जाओ। यस, सिक्योर्ड के लिए होता है, कंफर्म है, सिक्योर्ड डिबेंचर्स, ठीक है, सेक्शन 71। तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स में मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है 10 years, अनसिक्योर्ड के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं रखी गई है, ठीक है, बट इररेडीमेबल आप इशू नहीं कर सकते, ठीक है। चलो बढ़े आगे, टेनोर। फिर है मोड ऑफ रिडम्पशन, ठीक है, मोड ऑफ रिडम्पशन। These debentures are issued by a company on the basis of option provided to them for conversion of debentures into equity shares after a certain period of time, ठीक है। तो कन्वर्जन के हिसाब से आपको देखना है, पहला है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ठीक है, तो इक्विटी दे देंगे एंड इट विल सर्व एज अ रिडम्पशन।
दीज डिबेंचर्स आर फुल्ली कन्वर्टेड टू इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी एट द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड। फिर है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ठीक है, जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक डिबेंचर ही है और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप इस पे इंटरेस्ट पे करते हो और मेच्योरिटी पे आप पैसा वापस कर देते हो। प्लेन डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स डू नॉट हैव ऑप्शन टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स एंड आर रिडीम एट द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड। फिर है पार्टली कन्वर्टेबल, इसमें आपको स्प्लिट करना पड़ता है। पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल पोर्शन इज कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर एट द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड एंड नॉन कन्वर्टेबल इज रिडीम एट द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड, यानी मॉनेटरी कैश में हम रिडीम करेंगे। फिर है ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर, मतलब होल्डर को ऑप्शन दिया रहेगा, होल्डर का ये राइट होगा कि वो सोचे कि उसको क्या करना है, मतलब ऊपर जो है वो क्या है, ये सब कंपलसरी वाले हैं। कन्वर्टेबल डिबेंचर मतलब कंपलसरीली कन्वर्टेबल डिबेंचर, जो एक फिक्स टाइम के बाद कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपने वो होल्डर को ऑप्शन दिया है तो उसको आप बुलाओगे ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर, ठीक है। तो वो कंपलसरी ऑप्शनली हो सकता है। An option is provided to the debenture holder at the maturity to get them convert into equity share and और कर दो इसको, और get them redeem, ठीक है। तो वो होल्डर डिसाइड करेगा। तो ऐसे अलग अलग टाइप के कन्वर्टेबल या नॉन कन्वर्टेबल वेंचर्स हो सकते हैं और उसको अलग अलग टाइप से आप रिडीम कर सकते हो। फिर है नेगोशिएबिलिटी यानी कि ट्रांसफरेबिलिटी। बोलो, तो नेगोशिएबल या नॉन नेगोशिएबल हो सकते हैं। नॉर्मली नेगोशिएबल का मतलब होता है जो बाय हैंड डिलीवरी ट्रांसफर होते हैं, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज, बाय हैंड डिलीवरी आप ट्रांसफर कर सकते हो, तो उसको कहते हैं नेगोशिएबल और नॉन नेगोशिएबल। नॉन नेगोशिएबल का ये मतलब नहीं कि वो ट्रांसफर ही नहीं होते, काफी बच्चों को ऐसा मिसकंसेप्शन है। नॉन नेगोशिएबल का मतलब है कि बाय हैंड डिलीवरी आप ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, लेकिन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ट्रांसफर डीड फाइल करके आप ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा फर्क है। तो टू टाइप्स हैं, बेरर, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज अनरजिस्टर्ड या नेकेड डिबेंचर्स। दीज डिबेंचर्स आर पेबल टू द बेरर ऑफ डिबेंचर्स। बेरर मतलब होता है होल्डर, ठीक है, मतलब जिसके हाथ में वो डिबेंचर है वो उसका मालिक है। जिसके हाथ में डिबेंचर है, जो उसको प्रेजेंट करेगा उसको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो बेरर यानी होल्डर जो होता है वो ही उसका ओनर माना जाता है, क्योंकि उसके जो डॉक्यूमेंट है उस पर किसी का नाम नहीं होता है, तो होल्डर को ही ओनर माना जाता है। इसी को कहते हैं बेरर डिबेंचर्स, ठीक है। तो बाय मियर डिलीवरी, बाय मियर हैंड डिलीवरी आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई ट्रांसफर डीड फाइल करने की जरूरत नहीं होती है इन केस ऑफ बेरर डिबेंचर्स, ठीक है। दीज डिबेंचर्स आर ऑल्सो नोन एज अनरजिस्टर्ड डिबेंचर्स। फिर है रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, जिनका नाम रजिस्टर्ड है और बाकायदा इंस्ट्रूमेंट पे उनका नाम लिखा भी हुआ है, तो सिर्फ किसी को दे देने से उसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, बरोबर। उसका नाम कंपनी के बुक्स में भी आपको चेंज करवाना पड़ेगा बाय फाइलिंग ट्रांसफर डीड, ठीक है। तो वो है रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। तो ये नॉन नेगोशिएबल है, मतलब बाय हैंड डिलीवरी ट्रांसफर नहीं होते, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर फाइल करना पड़ता है। These debentures are not transferable by mere delivery of debenture certificate and shall be transferred as per the provisions of Companies Act by executing the transfer deed and transfer registered by the company. Registered debentures are not negotiable, ठीक है, क्योंकि ऊपर लिखा है देखो, not transferable by mere delivery, तो इसी का मतलब है कि वो नॉन नेगोशिएबल है, बाय हैंड डिलीवरी ट्रांसफर नहीं होते हैं। Registered holder of debenture means a person whose name appears both in the certificate and in the register of debenture holders. Principal and interest when due in respect of these debentures are payable to the registered holders only, ठीक है। रजिस्टर्ड होल्डर्स को ही जो भी इंटरेस्ट है वो मिलता है। और बेरर में क्या होता है, कूपन्स अटैच्ड होते हैं, कूपन्स अटैच्ड होते हैं और कूपन्स को डिटैच करके आपको बैंक में जाके प्रेजेंट करना पड़ता है। तो जो भी कूपन डिटैच करके कूपन प्रेजेंट करेगा उसको इंटरेस्ट मिलता है इन केस ऑफ बेरर डिबेंचर्स, ठीक है। क्लियर है क्या, पढ़ा है क्या सब बचपन में, याद आ रहा है कुछ? चलो पढ़े आगे। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ नेगोशिएबिलिटी, ठीक है। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, ये थे आपके टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। सिक्योरिटी, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, टेनोर, रेडीमेबल इररेडीमेबल, मोड्स ऑफ रिडम्पशन या कन्वर्टेबिलिटी भी आप इसको कह सकते हो, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, पार्टली कन्वर्टेबल, ऑप्शनली कन्वर्टेबल, ठीक है। और फिर लास्ट था आपका नेगोशिएबिलिटी या ट्रांसफरेबिलिटी, तो बेरर और रजिस्टर्ड, ठीक है। ऐसे अलग अलग टाइप के आपके डिबेंचर्स हैं, इस पे आपको थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, स्टार मार्क कर लो।
बढ़े आगे। चलो अब एक और टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, और काफी अच्छा टॉपिक है, ग्रीन डेट सिक्योरिटीज। ग्रीन डेट सिक्योरिटीज, ठीक है, नाम पहले समझो, ग्रीन डेट सिक्योरिटीज, ठीक है, मतलब ये भी एक नॉर्मल सिक्योरिटी है जिसको इशू करके कंपनी पैसा रेज कर रही है, ठीक है। नॉर्मल सिक्योरिटी जैसे होती है, डिबेंचर्स होता है, इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, ये भी एक टाइप की सिक्योरिटी है। और क्या नेचर की सिक्योरिटी है? डेट। डेट है मतलब क्या होगा? फिक्स इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है, फिक्स इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जस्ट लाइक डिबेंचर ही है, मतलब इसको आप एक टाइप ऑफ डिबेंचर ही कह सकते हो, ठीक है, एक टाइप ऑफ डिबेंचर ही कह सकते हो। और ग्रीन का मतलब क्या है कि इसका जो पैसा रेज होगा, जो भी फंड्स रेज होंगे इसमें, वो ग्रीन प्रोजेक्ट्स में पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। जो भी पैसा रेज होगा वो ग्रीन प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया जाएगा। ग्रीन प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या है? जो एनवायरमेंट फ्रेंडली आपके प्रोजेक्ट्स हैं, एनवायरमेंट को आप बेटर बनाना चाहते हो। अब एनवायरमेंट कैसे बेटर होता है? इकोनॉमिकल मतलब इकोलॉजिकल के लिए कैसे आप क्या पॉजिटिव प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हो, तो उसकी पूरी लिस्ट दी है, पूरी क्वालिफाइंग फैक्टर्स दिए हैं कि ये फील्ड में अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो ही वो ग्रीन प्रोजेक्ट माना जाएगा और आप ग्रीन डेट सिक्योरिटीज इशू कर पाओगे। अब इससे फायदा क्या है? फायदा यह है कि आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप ये रेज करते हो, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट आपको बेनिफिट्स देती है, इस वजह से कॉर्पोरेट्स इसको प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो इंसेंटिवाइज किया गया है कि अगर आप ग्रीन डेट सिक्योरिटी इशू करोगे तो आप कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसा है। तो ये मतलब जो इशू कर रहा है ये उसका फायदा है, ठीक है। और इसमें एक मैं बताता हूं, और रुक जाओ, ठीक है। तो इंडिया में अभी अनफॉर्चुनेटली अभी भी कोई टैक्स एग्जम्पशन नहीं दिया गया है, मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई इंसेंटिव ही नहीं है, तो इसीलिए इंडिया में अभी भी ग्रीन बॉन्ड्स उतने इशू नहीं होते हैं। और ये गवर्नमेंट को एक्चुअली सोचना चाहिए कि तालमेल की कमी दिखती है कि एक साइड आप ग्रीन डेट सिक्योरिटीज ला रहे हो, उसके रेगुलेशंस ला रहे हो, पर आप उसको पैरेलली इनकम टैक्स में एग्जम्पशन ही नहीं दोगे या एक लोअर टैक्स रेजिम नहीं दोगे, तो लोग पैसा लगाएंगे क्यों? तो लॉ और इनकम टैक्स, सेबी और इनकम टैक्स का कनेक्शन मिसिंग है अभी इन ग्रीन डेट सिक्योरिटीज, ठीक है। ग्रीन डेट सिक्योरिटीज का बेसिक रीजन ही होता है कि लोग ऐसे सिक्योरिटी में पैसा क्यों लगाएंगे? क्योंकि उनको कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, तो देर इज नो सच बेनिफिट। अब इन्वेस्टर को आपने बेनिफिट नहीं दिया है तो वो तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ही करेगा ना, उसको क्या फर्क पड़ता है तुम कौन से प्रोजेक्ट में लगा रहे हो। इन्वेस्टर थोड़ी हमेशा पेट्रियोटिक और क्लाइमेट चेंज और इसके बारे में सोच के पैसा इन्वेस्ट करेगा, बहुत कम लोग होते हैं, होते होंगे, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, बट मैक्सिमम इन्वेस्टर्स ऐसे नहीं सोचते हैं, वो रिटर्न को रिटर्न की तरह ही सोचते हैं। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि ग्रीन डेट होने के बावजूद इशूअर को अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट ही देना पड़ रहा है, तो इशूअर के लिए भी अभी कोई इंसेंटिव नहीं है। नॉर्मल बॉन्ड्स और ग्रीन बॉन्ड्स में कुछ खास फर्क नहीं है, इंटरेस्ट ज़्यादा ही देना पड़ रहा है, और इन्वेस्टर्स को भी कोई बेनिफिट नहीं है। तो मतलब भगवान भरोसे काम चल रहा है। ये क्यों पिकअप होगा ग्रीन डेट, लोग क्यों बॉन्ड्स ऐसे इशू करेंगे, गवर्नमेंट शायद सोच ही नहीं रही इस पर, ठीक है, बस ऐसे ही लॉ बना के डाल दिया है। वो रियल लाइफ में क्यों इशू होगा, लोग उसमें पैसा क्यों लगाएंगे, इसके बारे में अभी भी सोचा नहीं गया है, ठीक है। तो कुछ कंपनीज ने इशू किए हुए हैं, मैं एक बार आपको बता देता हूं। तो ये है, ठीक है, सेबी की वेबसाइट पे है कुछ ग्रीन बॉन्ड्स जो अभी भी हैं, ये सितंबर 22 का डेटा है। तो ये कुछ बॉन्ड्स हैं जो इशू किए हुए हैं और अभी भी चल रहे हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हो। L&T, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, टाटा क्लीन टेक कैपिटल लिमिटेड, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, दो सेम ही है, ठीक है, गाजियाबाद नगर निगम, ठीक है, उन्होंने भी इशू किए हुए हैं, अलग अलग नाम है, आपने सुने नहीं होंगे, सिट्रा रियल एस्टेट लिमिटेड, सेपसेट कंस्ट्रक्शन, रतन इंडिया सोलर, ठीक है, यारो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट, तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज ने इशू किए हुए हैं। और अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, देखो 7.59%, ठीक है, कम नहीं होता, 8.74, 8.51, ठीक है, कुछ कुछ देखो हैं जो
कम वाले भी हैं 6.49, 6.75, ये बहुत लो होता है, ठीक है। तो हैं ऐसे भी लोग, और टेनोर भी दिया हुआ है, ठीक है, 10 साल, 3 साल, 7 साल, ठीक है, अलग अलग टेनोर के हैं, इसलिए इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी अलग है, टेनोर के हिसाब से होता है, ठीक है। तो जो कम रेट इंटरेस्ट वाले हैं वो देखो उनका टेनोर भी कम है, 3-3 साल के ही हैं, इसलिए उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है, और जो हायर वाले हैं उनका ड्यूरेशन भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सब दिया हुआ है, ठीक है। तो ये है जो रियल लाइफ में आप देख सकते हो, ग्रीन डेट सिक्योरिटीज रियल लाइफ में इशू हुई है, बट अनफॉर्चुनेटली इनकम टैक्स का अभी भी कोई एग्जम्पशन नहीं दिया गया है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, 1961। चलो, तो ग्रीन प्रोजेक्ट क्या होता है, या ग्रीन डेट कैसे क्लासिफाई होगा, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो इसमें एलिजिबल होंगे, चलो एक एक करके पढ़ते हैं। अ डेट सिक्योरिटी शैल बी कंसिडर्ड एज ग्रीन डेट if the funds raised through issuance of debt securities are to be utilized for the projects and or assets falling under any of the broad categories, ठीक है, पहला है। अब इसका मैं कुछ फोटोज आपको दिखा देता हूं, ठीक है, तो आपको सब कनेक्ट हो जाएगा, ये सब बहुत आज के डेट में बेसिक है, आप सोशल मीडिया पे हुई, ठीक है। तो ये आपका सस्टेनेबल, बार बार वर्ड आएगा, सस्टेनेबल, तो ठीक है, सस्टेनेबल जो भी तरीके हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेशन के, ठीक है, सोलर पावर, विंड पावर, तो ये सब सस्टेनेबल चीज़ें हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो ही हम सस्टेन कर पाएंगे, और इसीलिए ईवी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का कंसेप्ट चल रहा है वो भी इसी भरोसे चल रहा है कि धीरे धीरे हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सस्टेनेबल एनर्जी से ही बनाएंगे, सोलर, विंड या जो भी और रिन्यूएबल और सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेस हैं हम धीरे धीरे वहीं से बनाएंगे, कोल या जो दूसरे फॉसिल फ्यूल्स वाले जो तरीके हैं वो हम धीरे धीरे कम करके धीरे धीरे बंद करते जाएंगे। और आपने न्यूज़ अगर आप पढ़ते हो तो आप देखते ही हो कि अभी एक चल रहा है, एक जुनून चल रहा है कि ज़ीरो कार्बन एमिशन का एक डेवलप कंट्रीज ने टारगेट रखा है, 2050 टारगेट है इसका, ठीक है, आपने सुना होगा न्यूज़ अगर आप फॉलो करते हो तो जो भी डेवलप कंट्रीज हैं, यूनाइटेड स्टेट्स है, देखो जापान है, इन्होंने टारगेट रखा है अपने आप के लिए कि हम 2050 तक जीरो कार्बन कंट्री हो जाएंगे, मतलब हमारा पूरा जो एनर्जी है वो जीरो कार्बन होगा, कार्बन एमिशन हम पूरा जीरो कर देंगे, और सब हमारा पूरा जो पावर जनरेशन होगा वो रिन्यूएबल और सस्टेनेबल एनर्जी से ही होगा। फिर 2060 टारगेट रखा है रशिया और चाइना ने, और हम इंडिया ने भी रखा हुआ है, और वो है 2070, ठीक है, 2070 तक इंडिया ने भी टारगेट रख दिया है कि हम जीरो कार्बन कंट्री हो जाएंगे और कार्बन एमिशंस हमारे जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो अलग अलग कंट्रीज ने अपने लिए टारगेट रख दिया है और ये रेस चालू हो गई है, ठीक है, मतलब इतने कॉन्शियस हम हो गए हैं, पॉलिसी लेवल पे आ चुका है, कंट्री लेवल पे कंट्री ने लोगों ने टारगेट्स रख दिए हैं, मतलब ये थोड़ा सीरियस गेम हो गया है, ठीक है। तो 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन एमिशंस करेंगे, ठीक है, इंडिया का ये टारगेट है। चलो पढ़ते जाते हैं। रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी इंक्लूडिंग विंड, बायो एनर्जी एंड अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच यूज क्लीन टेक्नोलॉजी, ठीक है, सोलर पावर भी इसमें आ जाएगा। क्लीन ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडिंग मास और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, जो आप देखते ही हो इलेक्ट्रिक बसेस चालू हो गई ना, काफ़ी सिटीज़ में आ गई हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि हम रिन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, पावर प्रोड्यूस करेंगे, और फिर उसी से हम जो मास आपका ट्रांसपोर्टेशन है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, वो हम उसी सस्टेनेबल एनर्जी से ही चलाएंगे, ठीक है, तो हमारा पूरा पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। तो ये पूरा कंसेप्ट है जो भी चल रहा है, ठीक है, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन। आपको यहाँ पे देखो पंच वर्ड्स पे ही ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आएंगी आप सब भूल जाओगे, तो पंच वर्ड्स पे ही ध्यान देना है। रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी, जैसे पंच वर्ड हो गया, फिर है क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, फिर है आपका क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, ठीक है, तो कैसे हम एडेप्ट करेंगे अपने आप को, इंक्लूडिंग एफर्ट्स टू मेक इंफ्रास्ट्रक्चर मोर रेजिलियंट टू इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड इंफॉर्मेशन सपोर्ट सिस्टम सच एज क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। ये भी आप देख ही रहे हो, फ्लड्स आ रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, तो आपने क्लाइमेट चेंज के लिए अपने आप को एडॉप्ट नहीं किया है ना, बरोबर, तो आपके पास सिस्टम्स होने चाहिए जो आपको पहले ही अलर्ट कर दे, फ्लड आने वाली है या ड्रॉट होने वाला है या जो भी टेम्परेचर्स में फ्लक्चुएशन होने वाले हैं, साइक्लोन्स आने वाले हैं, बहुत सारे आपने नेचुरल कैलेमिटीज सुनी होंगी। तो क्लाइमेट चेंज से जो भी चीज़ें इफेक्ट हो सकती हैं उनको
आपको फेस करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। अर्थक्वेक्स, ठीक है, सुनामी, सब इनके लिए आपको सिस्टम्स बनाने हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से कोई भी चीज़ कभी भी हो सकती है। तो आपकी तैयारी होनी चाहिए, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके सिस्टम्स, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर रेडी होने चाहिए जो आपको अर्ली सिग्नल्स दे दें और आप उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर पाओ। ठीक है, रोक तो सकते नहीं है, इम्पैक्ट को मिनिमाइज करो, नुकसान कम से कम हो, ऐसा आपको करना है। फिर है एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी पे आपको ध्यान देना है, इंक्लूडिंग एफिशिएंट एंड ग्रीन बिल्डिंग्स। ठीक है, ये भी आपने बड़े सिटीज़ में आप रहते होंगे तो आपने देखा होगा, हमारे यहाँ तो नहीं दिखती भाई। ठीक है, तो ये ऐसे आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा कॉमन है आज बड़े सिटीज़ में ऐसा। ठीक है, तो आपको ऐसे ग्रीन बिल्डिंग्स बनाने हैं। ठीक है, तो ये भी होना चाहिए, एनर्जी एफिशिएंसी होनी चाहिए। सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, अब फ्यूचर इसी का है, फ्यूचर इसी का है, मुंबई में खासकर इसका बहुत फ्यूचर है, सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट इंडिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, जिसको प्रॉब्लम अभी तक समझा ही नहीं जाता है। ठीक है, हम भुगत रहे हैं उसको अभी भी सीरियसली नहीं देखा गया है, और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट है, बिट्स एंड पीसेस में इंप्रूवमेंट्स है, बट पैन इंडिया लेवल पे इसको अभी भी इतना मतलब कुछ सोचा ही नहीं गया इसके बारे में। ठीक है, तो सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट भी आपको करना है, इंक्लूडिंग रिसाइकलिंग, वेस्ट टू एनर्जी, एफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। ठीक है, काफ़ी कुछ कुछ सिटीज़ में आप देखते हो, बरोबर, कुछ कुछ सिटीज़ में बहुत चल रहा है ऐसा, अलग अलग आप देखते हो कि अलग अलग वेस्ट अलग अलग डब्बे में डालना चाहिए ताकि वो आगे चल के रिसाइकल हो पाए, क्योंकि हम वेस्ट को मिक्स कर देते हैं, इसलिए उसको रिसाइकल करने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो ऐसा काफ़ी जगह आपने देखा होगा, हॉस्पिटल्स इधर उधर काफ़ी जगह चालू हो गया है कि अलग अलग टाइप का वेस्ट अलग अलग डस्टबिन में आपको फेंकना चाहिए। फिर है सस्टेनेबल लैंड यूज़। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है कि जो सॉइल है उसकी जो क्वालिटी है वो डेटोरिएट होते जा रही है, सॉइल उतना प्रोडक्टिव नहीं रहा है, क्वालिटी जो प्रोड्यूस कर रहा है वो बहुत ही ख़राब मतलब हो गई है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स और बहुत ज़्यादा केमिकल्स हमने यूज़ कर लिए हैं, उसके वजह से पूरा सॉइल की क्वालिटी ख़राब हो गई है, सॉइल इरोड हो रहा है, और इस वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी इम्पैक्ट हो गया है, हमारा प्रोड्यूस काफ़ी कम हो गया है, और हमारा जो प्रोड्यूस का क्वांटिटी क्वालिटी है सब इम्पैक्ट हो गया है। ठीक है, तो सॉइल की क्वालिटी पे भी काफ़ी ध्यान देना है ताकि वो सस्टेनेबल रहे। ठीक है, सस्टेनेबल लैंड यूज आपको करना है, इंक्लूडिंग सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड अफॉरेस्ट्रेशन। ठीक है, अफॉरेस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, अब फॉरेस्ट कट करना धीरे धीरे बंद करना चाहिए, पर वो बोलने की बात है। ठीक है, फिर है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है, जो आप देखते ही हो काफ़ी जो स्पीशीज़ हैं, एनिमल की स्पीशीज़ हैं, बर्ड्स, अलग अलग टाइप की स्पीशीज़ हैं जो ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे आ गई हैं, तो उनको भी कंजर्व करना है, क्योंकि ये पूरा एक साइकिल होता है, हमारा पूरा एक इकोलॉजिकल साइकिल है, एक इकोलॉजिकल बैलेंस है, कोई भी एक चीज़ अगर ख़त्म हो गई तो उसका इम्पैक्ट बाकी सब पे भी होता है, तो बायोडाइवर्सिटी को आपको कंजर्व करके रखना है। फिर है पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ठीक है, सब इंटरकनेक्टेड ही है, इंक्लूडिंग रिडक्शन ऑफ एयर एमिशंस, ग्रीन हाउस गैस कंट्रोल, सॉइल रीमेडिटेशन, वेस्ट प्रिवेंशन, वेस्ट रिडक्शन, वेस्ट रिसाइकलिंग, एनर्जी एफिशिएंट और एमिशन एफिशिएंट वेस्ट टू एनर्जी, एंड सेक्टर्स मेंशन अंडर इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। देखो सब इंटरकनेक्टेड है ना, ऊपर के भी पॉइंट सब इसी के लिए तो है, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए होते हैं ना, तो सब कनेक्टेड ही है, मिक्स है। फिर है सर्कुलर इकोनॉमी, ध्यान दो, नया टॉपिक है सर्कुलर इकोनॉमी, एडेप्टेड प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज एंड प्रोसेसेस, जिसमें क्या करना है आपको, रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स बनाने हैं, जो आजकल आप देखते भी हो, ये सब चालू हो गया है, देखा होगा आपने भी। ठीक है, रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेट किया जा रहा है, बहुत अच्छी पब्लिसिटी इसकी की जा रही है कि आपको रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। ठीक है, तो ये सब आपने देखा होगा, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स रिसाइकल्ड बनते हैं और सिमिलर ही होते हैं, तो उसको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो सर्कुलर इकोनॉमी है कि इकोनॉमी लेवल पे आपको इसको एक्सेप्टेबल बनाना है कि प्रोडक्ट्स को हमको रिसाइकल करना चाहिए, जो भी वेस्ट है उससे रिसाइकल प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए, और उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी वो उसका क्वांटिटी बढ़ेगा। ठीक है, और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट इसको आप जो कहते हो। ठीक है, पूरी कैटेगरी को ये नाम दिया जाता है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। ठीक है, फिर है ब्लू बॉन्ड्स। ब्लू बॉन्ड्स मतलब ऐसे बॉन्ड्स जिनका पैसा वाटर या वाटर
से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में लगाया जाता है, ठीक है। ब्लू यानी वाटर। तो फंड्स रेज फॉर सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट इंक्लूडिंग क्लीन वाटर, वाटर रिसाइकलिंग, सस्टेनेबल मैरीटाइम सेक्टर इंक्लूडिंग सस्टेनेबल शिपिंग, सस्टेनेबल फिशिंग, फुल्ली ट्रेसेबल सस्टेनेबल सी फूड, ओशन एनर्जी, ओशन मैपिंग, ठीक है। ये सब में अगर आप पैसा लगा रहे हो तो वो ब्लू बॉन्ड्स कहे जाएंगे। फिर है येलो बॉन्ड्स जो सोलर पावर के लिए दिए गए हैं, which comprise of funds raised for solar energy generation, upstream industries, downstream industries associated with it. ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये मतलब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम ये एक्चुअली ऑयल एंड नेचुरल गैस में होता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस इंडस्ट्री में। तो ऑयल में जैसे आपको पता है क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है, धरती के नीचे से आप उसको एक्सट्रैक्ट करते हो, ठीक है, तो वो होता है अपस्ट्रीम इंडस्ट्री। तो जो भी ऑयल एक्सट्रैक्शन वाला काम है, जो भी इंडस्ट्री उससे रिलेटेड है, माइनिंग वगैरह से रिलेटेड है, वो सब अपस्ट्रीम इंडस्ट्रीज है। और फिर उसको पूरा प्यूरिफाई करो, ये करो, उसको कन्वर्ट करो गैस और पेट्रोल और वगैरह में, और फिर वो पूरा लोगों तक पहुंचाओ, कंज्यूमर्स तक पहुंचाओ। तो कंज्यूमर्स तक पहुंचाने वाला जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसको डाउनस्ट्रीम कहते हैं, आए ख्याल में। तो ऐसे वो इंडस्ट्री के टर्म्स हैं, ठीक है। फिर है ट्रांजिशन बॉन्ड्स, ट्रांजिशन बॉन्ड्स, ठीक है, जो ट्रांजिशन के लिए यूज किया जाएगा। जैसे हम अब ट्रांजिशन में है, बरोबर, हमने मतलब रिन्यूएबल और ये सब स्टार्ट कर दिया है, पर हमने अभी तक फुल्ली एडॉप्ट नहीं किया है। अभी भी मेजॉरिटी चीजें हमारा पॉल्यूशन वाला ही चल रहा है, और हमारा फॉसिल फ्यूल और वो जो भी है वो सब वही चल रहा है। कोल से ही अभी भी मैक्सिमम चीजें पूरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। ओवर द ईयर्स हम उसको डिक्रीज कर करके पूरा हम सोलर और बाकी जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उससे करेंगे। तो हम बेसिकली सारे कंट्रीज, मेजर कंट्रीज ट्रांजिशन फेज में, तो उसको उसके लिए एक अलग बॉन्ड रखा गया है, ट्रांजिशन बॉन्ड्स, विच कंप्राइजेज ऑफ फंड्स रेज्ड फॉर ट्रांजिशनिंग to a more sustainable form of operation in line with India's intended nationally determined contribution and explanation. Intended nationally determined contribution INDC refer to the climate targets determined by India under the Paris Agreement, जो मैंने आपको बताया 2070 तक हमारा जो टारगेट है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड पूरा जो पैसा खर्च होगा वो ट्रांजिशन बॉन्ड से आप रेज कर सकते हो, वो भी ग्रीन डेट सिक्योरिटीज में कवर किया गया है। और बोर्ड बाद में, सेबी इसमें बाद में और भी चीजें ऐड कर सकती हैं, ठीक है। और डिटेल में हम लेसन नंबर 14 में आगे चल के इसको पढ़ने वाले हैं। ये सिर्फ इंट्रो है, ये सिर्फ इंट्रो है, ठीक है, आपको आइडिया देने के लिए। क्लियर है? तो ये पूरा आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये पूरा देख लो अच्छे से, ठीक है। बायो वाला भी जो आया था, तो जो भी वेस्ट होता है, वेस्ट को भी प्रोसेस करके हम कोई ना कोई यूजफुल चीज बनाएं, तो वो बायो एनर्जी कहते हैं उसको, ठीक है। बायो एनर्जी भी आप बना सकते हो, ठीक है। सब देखो, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, ग्रीन बिल्डिंग्स, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट, ये भी पूरा है, वेस्ट मैनेजमेंट का ये है, ठीक है। जीरो एमिशन, सॉइल, रिसाइकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। और ये रिसाइकल वाटर है, उसका पूरा दिया हुआ है, ठीक है, कि वाटर को भी रिसाइकल करना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये पूरा आपका है ग्रीन डेट सिक्योरिटीज। क्लियर है? और बाद में आएगा टॉपिक, और डिटेल में बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये था आपका ग्रीन डेट सिक्योरिटीज। पंचवर्ड्स को पहले याद करने की कोशिश करें, अंदर की बातें आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगी, ठीक है। चलो, तो यहां से मैं नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करूंगा और हम बॉन्ड्स में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। डेट मार्केट के अंदर ही अपन अभी भी बॉन्ड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, मसाला बॉन्ड्स, ठीक है, बहुत बढ़िया टॉपिक आने वाला है, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, ठीक है। और फिर डेट मार्केट का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम अब थोड़े से एडवांस टॉपिक्स पढ़ेंगे, और फिर हम स्टार्ट करेंगे AIF, ठीक है। AIF से स्टार्ट करेंगे। चलो, थैंक यू सो मच।